जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आपका सब्जेक्ट है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग और ये यूनिट 3 जो कि इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज के हवाले से है एज पर IAS 40 ये आपके सामने डिस्प्लेड है। हम इसको ज़रा क्विकली ओवर थ्रू करेंगे। सबसे पहले स्टैंडर्ड का स्कोप दिया हुआ है कि ये स्टैंडर्ड कहाँ पे एप्लीकेबल है और कहाँ पे इसकी एक्सक्लूजन्स हैं। फिर इसकी की टर्म्स को डिफाइन किया गया है। तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी से मुराद क्या है? इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी इज लैंड और बिल्डिंग और पार्ट ऑफ ए लैंड और बिल्डिंग और बोथ विच इज हेल्ड टू अर्न रेंटल्स और फॉर कैपिटल एप्रिसिएशन और बोथ। यानी ये वो प्रॉपर्टी होती है हमारी लैंड या बिल्डिंग जिसको हमने ओन किया होता है कि या तो हम इससे रेंट जनरेट करेंगे या फिर इसकी वैल्यू एप्रिसिएट होती रहे और कल को ज्यादा वैल्यू पे हो तो हम इसे सेल कर सकें। अभी तक आपने जो नॉर्मली लैंड एंड बिल्डिंग्स पढ़ी होंगी वो IAS 16 वाली पढ़ी होंगी जिन पर डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। तो ये है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। अच्छा, अब इसके डिफरेंट सिनेरियो हो सकते हैं। ओनर ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी भी सर्टेन लेवल पे हो सकती है, तो फिर इसको IAS 40 के तौर में कवर नहीं किया जाएगा। फिर प्रॉपर्टी इंटरेस्ट इज द राइट एक्सटेंडेड टू लेसिंग अंडर द लीजिंग। फिर बाद दफा लीज वाली भी प्रॉपर्टी इसमें हो सकती है। डुअल पर्पस प्रॉपर्टीज और पार्टली ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी, बाद दफा एक प्रॉपर्टी की है इसमें प्लांट और मशीनरी लगाया है और दूसरा खाली रखा हुआ है फॉर कैपिटल एप्रिसिएशन। तो जो खाली रखा हुआ है कैपिटल एप्रिसिएशन वो IAS 40 के तहत कवर होगा। अच्छा, अब इसका एक्चुअल हमने अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करना है? अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जब भी किसी का करते हैं सबसे पहले रिकॉग्निशन क्राइटेरिया देखते हैं। रिकॉग्निशन क्राइटेरिया इसका हमने देखना है when it is certain that entity will derive the economic benefit from the use of property in future and number 2 the entity is able to calculate the cost reliably। ये दो बातें पूरी हों तो उसके बाद हमने इसकी एंट्री रिकॉर्ड करनी होती है। और एंट्री जब रिकॉर्ड करनी है तो मेजरमेंट कैसे करेंगे? इनिशियल मेजरमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। इसमें सबसे पहले इनिशियल मेजरमेंट कॉस्ट पे होती है और उसके साथ जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट होती है उसके साथ देखा जाए। कॉस्ट से मुराद वो कि जो अमाउंट हम पे करते हैं किसी प्रॉपर्टी को अक्वायर करने के लिए, और ट्रांजैक्शन कॉस्ट में वो सारे एक्सपेंस होते हैं जो ट्रांजैक्शन पूरी करने के लिए जरूरी हैं, जैसे टैक्सेस वगैरह, कमीशन, फीस और ये सारी चीजें। कुछ एक्सपेंसेस को एक्सक्लूड किया जाता है, जैसे स्टार्टअप एक्सपेंस होते हैं उनको एक्सक्लूड किया जाता है, ऑपरेटिंग लॉसेस को एक्सक्लूड किया जाता है और अब नॉर्मल वेस्ट को एक्सक्लूड किया जाता है। इसकी बेस पे कॉस्ट बनती है। तो ये जब कास्ट बन जाती है उसके बाद हम सब्सिक्वेंट मेजरमेंट हमने सेकंड ईयर या उसके बाद इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को कैसे देखना है, उसके लिए हमारे पास दो ऑप्शंस होती हैं। हम कॉस्ट मॉडल भी फॉलो कर सकते हैं और फेयर वैल्यू मॉडल भी। कॉस्ट वैल्यू मॉडल जो पहले हम बाकी एसेट्स के हवाले से करते हैं कि एसेट को कॉस्ट पर रिकॉग्नाइज कर दिया और हर साल डेप्रिसिएशन चार्ज करते रहते हैं। दूसरा मॉडल है फेयर वैल्यू मॉडल, जिसे कहते हैं मार्केट वैल्यू मॉडल, कि मार्केट में उस एसेट की क्या प्राइस है। मोस्टली इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज जो होती हैं, क्योंकि वक्त के साथ इनकी वैल्यू बढ़ती रहती है, ये लैंड या बिल्डिंग इस तरह की होती हैं, तो हर दफा मार्केट में हम एक असेसमेंट ले लेते हैं कि इसकी वैल्यू कितनी हो गई है और जितना इजाफा हो उसको रीवैल्यूएशन सरप्लस के तौर पर लिखते हैं। फिर वैल्यू मेथड को अप्लाई किया जाता है और जितना गेन और लॉस हो उसको रीवैल्यूएशन के तौर पे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दर्ज कर देते हैं। फेयर वैल्यू डिटर्मिनेशन के हवाले से IFRS 13 है, वो गाइड करता है कि फेयर वैल्यू कैसे डिटर्मिन करनी है। ये आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन जनरल गाइडेंस आपको इसकी पता होनी चाहिए। अच्छा, अब इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी मिसाल के तौर पे एक एग्जांपल दी हुई है कि यजीज ग्रुप ऑफ कंपनी है। फेयर वैल्यू ये मेथड यूज कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट्स के लिए। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी इन्होंने 30 मिलियन की एक परचेज की, बाद में इसकी रिवैल्यूएशन इंक्रीज हुई तो पता चला अब इसकी वैल्यू 37 मिलियन हो गई है। तो इसको कैसे लिखना है? सबसे पहले तो जब प्रॉपर्टी ली तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी 30 मिलियन की डेबिट और बैंक क्रेडिट कर देंगे। उसके बाद जो सेकंड सिचुएशन बनेगी उसमें देखेंगे कि जो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है उसकी वैल्यू अब 37 मिलियन हो गई, यानी 7 मिलियन का हमें गेन हो चुका है। तो जो 7 मिलियन का गेन हो चुका है उस 7 मिलियन के गेन को गेन और रिवैल्यूएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी वो दर्ज करेंगे और ये एंट्री रिकॉर्ड कर देंगे इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट 7 मिलियन से और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। अच्छा, अगर इसी चीज को हम कॉस्ट मेथड पे लेके चलें तो कॉस्ट मेथड के तहत इसका तरीकाकार क्या होगा? कॉस्ट मेथड ये होता है कि जो नॉर्मली हम एसेट्स के हवाले से करते हैं, हम कैरिंग वैल्यू किसी एसेट की लिखते हैं कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन माइनस इम्पेयरमेंट लॉस। इम्पेयरमेंट लॉस क्या होता है? जब किसी एसेट को आप मार्केट में रीवैल्यू करें और बजाय उस पर गेन होने के लॉस हो जाए तो उसे हम इम्पेयरमेंट लॉस कहते हैं। ये आगे एक स्टैंडर्ड आएगा 36, उसमें हम मजीद भी थोड़ा इसको देखेंगे।
तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कैन बी कैरीड फॉरवर्ड एट फेयर वैल्यू मॉडल और इट कैन बी कैरीड फॉरवर्ड इन द कॉस्ट मॉडल। अच्छा, फिर इसकी ट्रांसफर एंड डिस्पोजल के हवाले से देख लें। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज यानी बहुत दफा आप ट्रांसफर्स भी कर रहे होते हैं, जो आपने बिजनेस ऑपरेशंस के लिए रखी हो सकता है आप इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के तौर पर रखें, और हो सकता है पहले कोई इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी रखी और आप बिजनेस प्रॉपर्टी के तौर पर यूज करना चाहें। तो उसका जो ट्रांसफर बनता है उसका ये टेबल दिया हुआ है कि उसको कैसे हमने ट्रीट करना है। मिसाल के तौर पे एक प्रॉपर्टी है, उसको ओनर ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी के तौर पर ट्रांसफर करना है, तो फेयर वैल्यू विल बी द कॉस्ट ऑफ प्रॉपर्टी एट द डेट ऑफ ट्रांसफर। तो इसकी फेयर वैल्यू हमने लेते जाना है सारे एसेट्स की, और उसकी बेस पे हमने रिकॉर्डिंग करनी है। इस तरह अगर किसी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को हम डिस्पोज ऑफ करने लगे हैं, तो डिस्पोज ऑफ की सूरत में क्योंकि हम बेचने लगे हैं, तो उस सूरत में उसके कैपिटल लॉ जो हमारे गेन्स और लॉसेस हुए होते हैं उनको हम रिकॉर्ड कर देते हैं टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एंड पे जो डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट है इस स्टैंडर्ड की, डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट से मुराद ये है कि इस स्टैंडर्ड के तहत जितने सिग्निफिकेंट आइटम्स हैं उनको हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के एंड पे नोट्स टू द अकाउंट्स में डिस्क्लोज करना होता है। किस किस चीज को? इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी जितनी है उसका देखना है कि मेजरमेंट मेथड कौन सा यूज किया गया है, फेयर वैल्यू मॉडल और कॉस्ट वैल्यू मॉडल। लीज्ड एसेट इसमें कितनी है, डिफरेंट क्लासेस ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कौन सी हैं, फेयर वैल्यू कैसे कैलकुलेट की गई है, और पिछले साल की निस्बत क्या चेंज आया है, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे इफेक्ट किया गया है इसका। इसके अलावा और कोई कंट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन या कोई रिस्ट्रिक्शंस वगैरह तो उनको डिस्क्लोज करना है, और फेयर वैल्यू मॉडल के हवाले से स्पेशल भी हो सकते हैं और कॉस्ट मॉडल के हवाले से भी स्पेशल डिस्क्लोजर्स हैं। मिसाल के तौर पर डेप्रिसिएशन का मेथड कौन सा यूज किया है कॉस्ट मॉडल में, यूजफुल लाइफ क्या थी, कैरिंग अमाउंट्स क्या थी, इन सारी चीजों को डिस्क्लोज करना है। इसके एंड पे भी ये एक दो एग्जांपल्स दी हुई हैं, इनको आप देख लें। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसी तरह के क्वेश्चंस आते हैं। बस आप इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की परचेज प्राइस देख लें, फिर उसका सब्सिक्वेंट जो उस पे गेन आ रहे होते हैं रीवैल्यूएशंस की बेस पे, उसको देख लें कि इनको हमने रिकॉर्ड कैसे करना है। तो ये आपका स्टैंडर्ड था जी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का। इसकी रीडिंग अच्छी तरह कर लें, और अकाउंटिंग क्राइटेरिया यानी रिकॉग्निशन क्राइटेरिया और मेजरमेंट क्राइटेरिया अच्छी तरह समझ लें। और शुक्रिया।